माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड जो नेक्स्ट चैप्टर है सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है कि मेरी वीडियोज़ लोगों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे उनके लिए और बनानी चाहिए, जल्दी जल्दी बनानी चाहिए। तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और साथ ही एक खूबसूरत सा कमेंट भी दे दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ और जल्दी जल्दी लेके आऊँ। उसके अलावा चलें अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते क्या हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि दे एनहांस सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक फंक्शन को बॉडी में एनहांस करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक फंक्शंस में जैसा आता है हमारा हार्ट रेट वगैरह की, उसके ऊपर सिंपैथेटिक के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारी। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स इन शॉर्ट वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो इफेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं बॉडी में, ठीक है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसकी 3 क्लासिफिकेशन है, बल्कि 2 मेन क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। जो डायरेक्ट एक्टिंग है ना, वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और डोपामीन रिसेप्टर्स हैं। डोपामीन में D1 एंड D2 रिसेप्टर्स आते हैं, लेकिन मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये डायरेक्टली इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और फिर सिंपैथेटिक फंक्शन को परफॉर्म करवा देते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग का भी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट को आगे देख लेते हैं। डायरेक्ट आगे जो है वो 2 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास अल्फ़ा एगनिस्ट्स, वो ड्रग्स जो कि अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और अल्फ़ा रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ हैं बॉडी में वहाँ पे सिंपैथेटिक फंक्शंस को प्रमोट कराते हैं। दूसरे हमारे पास है बीटा एगनिस्ट्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में बीटा रिसेप्टर्स हैं उन पे एक्ट करते हैं और फिर सिंपैथेटिक फंक्शंस को प्रमोट कराते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास ड्रग का, डायरेक्ट ड्रग्स का हो गया। अब हम इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं कि ये इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करते हैं और ये कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं रिलीजर्स और दूसरे हमारे पास आते हैं अपटेक इनहिबिटर्स। इससे पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ बताती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूरोसिनेप्टिक जंक्शन है, ठीक है। होता ही है कि प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पे रिलीज़ होता है। चूँकि हम सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं तो हम सिंपैथेटिक ट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की बात करते हैं। लेट्स सपोज ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हुआ, इसने फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। जो रिसेप्टर होगा ना सिंपैथेटिक रिसेप्टर, ये अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और डी रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये प्रोसेस ऐसा होता है कि ये सबसे पहले ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, फिर यहाँ पे बाइंड करता है और अपनी एक्टिविटी करवाता है, ठीक है। इस नॉर्मल प्रोसेस में जो भी रुकावट है वो इस फंक्शन को ब्लॉक करेगी, वो हम ब्लॉकर्स में पढ़ेंगे। और जो चीज़ें जो फैक्टर्स इनको प्रमोट कर रहे हैं वही जो है वो एगनिस्ट का काम है। जैसे कि लेट्स सपोज सबसे पहला स्टेप है कि जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा न्यूरोट्रांसमीटर, अगर रिलीज़ होगा तो एक्ट करेगा ना, तो इनडायरेक्टली इस तरह एक्ट करते हैं। रिलीजर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमीटर यहाँ पे अवेलेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करे और अपना फंक्शन करवाए। तो आई होप रिलीजर्स का आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अपटेक इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि ट्रांसमीटर को यहाँ से वापस जो है ना नहीं जाने देते, यानी कि अपटेक को, ट्रांसमीटर की अपटेक को इनहिबिट करते हैं। जब ट्रांसमीटर जो है वो वापस नहीं जाएगा तो यहीं पे रहेगा और जितना यहाँ पे अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर्स के साथ और फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये थे रिलीजर्स और अपटेक इनहिबिटर्स जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इनके नेम की तरफ आ जाते हैं। रिलीजर्स में हमारे पास आते हैं एम्फीटामीन्स और टायरामीन वगैरह, लेकिन ये प्रोटोटाइप है। इसी तरह अपटेक इनहिबिटर में हमारे पास कोकेन आता है। कोकेन जो है वो अपटेक को इनहिबिट करा के तो जो है वो सिम्पैथोमाइमेटिक के तौर पे एक्ट करता है। इसी तरह आप अल्फ़ा एगनिस्ट को देख लेते हैं तो उसका प्रोटोटाइप हमारे पास है नॉरएपिनेफ्रिन
नॉरएपिनेफ्रिन और बीटा वाले के। लेकिन अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है ना वो आगे और कॉम्प्लेक्स है, तो हम डिटेल से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इसको आगे डिवाइड किया जाता है 3 क्लासेस में। सबसे पहली जो है वो नॉन सेलेक्टिव होती है, यानी कि ये नॉन सेलेक्टिव वो ड्रग्स होते हैं जो अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करते हैं और अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट पे भी एक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स, जो कि सिर्फ अल्फ़ा 1 टाइप पे एक्ट करते हैं, अल्फ़ा 2 पे नहीं एक्ट करते। तीसरे अल्फ़ा 2 होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अल्फ़ा 2 पे, नॉन सेलेक्टिव दोनों पे एक्ट करता है। अब इनके नेम देख लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास आता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये इन दोनों पे एक्ट करता है। जो अल्फ़ा 1 का जो है वो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है, जो कि सिर्फ अल्फ़ा पे एक्ट करता है, वो है फिनाइलएफ्रिन। ये हमारी बुक में क्लासिफिकेशन है, आप वहाँ से मेमोराइज़ कर सकते हैं। बेसिक मकसद वीडियो का ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो अल्फ़ा 2 है उसके लिए हमारे पास क्लोनिडीन है, उसके अलावा मिथाइल डोपा वगैरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बीटा एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो उसमें भी हमारे पास जो है वो इसी तरह नॉन सेलेक्टिव आते हैं, बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। जो नॉन सेलेक्टिव हैं उसमें हमारे पास आता है आइसोप्रोप्रेनोल। इसी तरह जो बीटा 1 सेलेक्टिव है उसमें हमारे पास डोब्यूटामीन, और बीटा 2 सेलेक्टिव में हमारे पास आता है एल्ब्यूट्रोल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना जो डिस्कशन का टॉपिक। उससे पहले हम रिवाइज करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सिम्पैथोमिमेटिक्स होते क्या है। ये वो ड्रग्स हैं जो बॉडी में सिम्पैथिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कराते हैं। अब वो किस तरीके से कराते हैं? डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीका वो होता है कि डायरेक्टली जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ और अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करा देता है, और इनडायरेक्टली जो है वो रिलीजर्स और अपटेक इनहिबिटर्स के थ्रू, यानी कि रिलीज़ को बढ़ा देता है न्यूरोट्रांसमीटर की और अपटेक को कम कर देता है। उसके अलावा डायरेक्टली जो है वो, फिर हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और उनके ड्रग्स के नेम्स आपने याद रखने हैं। तब तक हमने ये पढ़ा और इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। तो मोड ऑफ हमने एक्शन में क्या पढ़ा? एक होता है हमारे पास डायरेक्ट तरीके से, दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट, और यहाँ कैटजन में एक और चीज़ का जिक्र है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ भी मिस ना हो, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँ। तो एक चीज़ है हमारे पास MOA, यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, सॉरी मैंने MAO लिखना था, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जब हमारे पास वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है ना, तो ये उसको ब्रेक करता है, ठीक है। जब ये MAO उसको ब्रेक करेगा तो यानी कि ट्रांसमीटर की स्टोर हमारे पास कम हो जाएगी, तो फिर रिलीज़ भी कम होगा, तो फिर फंक्शन भी कम होगा। तो MAO इनहिबिटर्स जो हैं वो भी इनडायरेक्टली जो है हम उनको एज अ सिम्पैथोमिमेटिक कंसिडर करते हैं। अब वो कैसे हम कंसिडर करते हैं? लेट्स सपोज MAO इनहिबिटर्स जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो ये अपना फंक्शन नहीं करेगा। इसका फंक्शन ये है कि ये ट्रांसमीटर को ब्रेक कर देता था। अब जब ये इनहिबिट हो गया है तो ये ट्रांसमीटर को ब्रेक नहीं करेगा। जब ट्रांसमीटर ब्रेक नहीं होगा तो ट्रांसमीटर की स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, और अगर स्टोरेज ज़्यादा होगी तो फिर रिलीज़ भी ज़्यादा होगी, फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से हम MAO इनहिबिटर्स को सिम्पैथोमिमेटिक्स के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपकी बुक में। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, के जो ये सारे ड्रग्स हैं ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा रिसेप्टर्स और D1। अब अल्फ़ा रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये GQ कपल्ड प्रोटीन्स के थ्रू एक्ट करते हैं। GQ कपल्ड प्रोटीन जो है वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको बताती हूँ। जो Q कपल्ड होती है ना प्रोटीन्स, उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा फिजियो में, तो मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। अल्फ़ा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स, ठीक है। जब इनके साथ ATP आके बाइंड करता है ना, तो ये सारे सब यूनिट्स रिलीज़ हो जाते हैं, सिर्फ अल्फ़ा जो है वो ATP के साथ बाउंड रहता है। फिर ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है ना, ये आगे जाके फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम जो होता है उसको एक्टिवेट कराता है, ठीक है। और फिर ये आगे जाकर IP3 और DAG की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। फिर इनके थ्रू जो है ना आगे फंक्शन होते हैं सेल के अंदर। IP3 जो है वो क्या कराता है? वो बेसिकली कैल्शियम की रिलीज़ करवाता है, और फिर आगे कैल्शियम की रिलीज़ जहाँ हो तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो DAG है वो क्या कराता है? वो
काफ़ी एंजाइम्स को एक्टिवेट कराता है। तो ये था इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जो GQ कपल्ड होते हैं, जो कि हमारे पास हैं अल्फ़ा 1। अब बाकी जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे GI हैं और कुछ GS है। तो पहले हम जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर देख लेंगे बाकियों को। तो जो GS होता है ना, वो किस तरीके से काम करता है, वो ना स्टिमुलेट करता है एंजाइम को, जिसे हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो वो आगे जाके CAMP की जो फॉर्मेशन है उसे इंक्रीज़ करा देता है, यानी कि ATP को कहता है कि भाई CAMP बनाओ, और फिर इसके थ्रू जो है वो फंक्शन होता है। जबकि जो GI, जिसे हम G इनहिबिटरी कहते हैं, वो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कराता है। ठीक है, जब एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट हुआ तो ऑब्वियसली जो है वो CAMP डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये थे तीनों मैकेनिज़म्स। और अल्फ़ा 1 जो है वो GQ हैं, अल्फ़ा 2 GI कपल्ड हैं, बीटा रिसेप्टर्स सारे के सारे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो है ना वो GS कपल्ड हैं, D1 जो है वो GS है और D2 GI है। ठीक है, उसके अलावा बीटा के बारे में एक और बात कही गई है कि ये जो है वो G प्रोटीन्स के अलावा बगैर भी काम कर सकते हैं बाय बाइंडिंग विद द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉल्ड बीटा एरेस्टिन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके अलावा इन ड्रग्स के जो है वो ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं दूंगी। ठीक है, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।